नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आराधना। आज इस बुलेटिन में बात होगी बिहार चुनाव के लिए तेजस्वी के बड़े ऐलान की, महागठबंधन में सीट बंटवारे पर बनती बात की। देखेंगे बिहार चुनाव के लिए एनडीए और इंडिया गठबंधन की तैयारियों को, कैसे ट्रंप ने बढ़ाई मोदी की मुश्किलें, जानेंगे क्यों लोकपाल की कार्यशैली पर उठ रहे हैं सवाल, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। बेल्जियम के कोर्ट में मेहुल चोकसी को बड़ा झटका, कहा भारत वापस भेजने में कोई कानूनी बाधा नहीं, बहुत जल्द भारत वापस लाया जाएगा पीएनबी घोटाले में आरोपी मेहुल चोकसी। जेडीयू उम्मीदवार चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी को जनता ने घेरा, पिछले 5 साल का मांगा हिसाब, जहानाबाद से सांसद रह चुके हैं जेडीयू प्रत्याशी। नागालैंड में बड़ा राजनीतिक उलटफेर, एनडीपीपी और एनपीएफ का हुआ विलय, सीएम नेफ्यू रियो बोले ये निजी स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि जनता के हित के लिए लिया गया फैसला। देशव्यापी एसआईआर कराने की तैयारी में चुनाव आयोग, सभी राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों के साथ की अहम बैठक, अभियान को लागू करने की रणनीति पर की चर्चा। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। बिहार में विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण के मतदान में अब 1 महीने से भी कम का समय बचा हुआ है। ऐसे में सभी राजनीतिक दल जोर शोर से तैयारियों में जुटे हुए हैं। इस बीच आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बिहार में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एनडीए पर तो निशाना साधा ही, और साथ ही यह भी बताया कि जब बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगी तो किन मुद्दों पर प्रमुखता से काम किया जाएगा। तो क्या है तेजस्वी की घोषणा, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर तेजस्वी यादव ने बड़ा ऐलान किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए तेजस्वी ने कहा कि इस समय जो सरकार है वो हमारे पहले किए वादों की नकल कर रही है, लेकिन इस बार बिहार की जनता बदलाव के लिए तैयार है। तेजस्वी ने कहा कि बिहार के सीएम ने जीविका दीदियों को 10,000 रुपए की रिश्वत चुनाव से ठीक पहले दी है, लेकिन हमारी सरकार बनेगी तो हम उनकी नौकरी को ही परमानेंट कर देंगे। तेजस्वी ने कहा, उन सभी जीविका दीदियों की बात को सुनकर के हम लोगों ने राय मशवरा करके, अध्ययन करके, साइंटिफिक तौर पर हम लोगों ने निर्णय लिया है कि जितनी जीविका सीएम दीदियां हैं यानी कम्युनिटी मोबिलाइजर्स हैं, उन सभी सीएम दीदियों को स्थायी कर उन्हें सरकारी कर्मचारी का दर्जा देकर उनके वेतन को 30,000 प्रति माह हम लोग करेंगे। तेजस्वी ने कहा कि हमारी सरकार बनने पर हर महीने जीविका दीदियों को 30,000 रुपए वेतन दिया जाएगा। इसके अलावा जीविका दीदियों को दिए गए ऋण माफ किए जाएंगे, उन्हें ब्याज मुक्त नया ऋण भी दिया जाएगा और 2 साल तक के लोन पर कोई ब्याज नहीं लगेगा। सभी जीविका दीदियों को 2,000 रुपए भत्ता भी दिया जाएगा, साथ ही उनके कैडरों के लिए 5 लाख रुपए का बीमा भी किया जाएगा। बिहार में 1 करोड़ महिलाएं जीविका दीदी की भूमिका में है। ऐसे में तेजस्वी यादव ने सिर्फ 1 करोड़ महिलाओं को ही अपने पाले में नहीं किया है, बल्कि 1 करोड़ परिवारों पर भी सीधा दांव खेल दिया है। इसके अलावा तेजस्वी ने हर परिवार को एक सरकारी नौकरी देने का वादा किया। इसके साथ ही बिहार में जितने भी संविदा कर्मी हैं उन सभी को परमानेंट करने का ऐलान भी किया। महिलाओं के लिए बेटी योजना लाने की घोषणा के साथ ही उन्होंने माँ योजना लाने का भी ऐलान किया है। इसका अर्थ भी तेजस्वी ने बताया कि जिसमें एम का मतलब मकान, ए का मतलब अन्न और आखिरी ए का मतलब आमदनी। आरजेडी नेता ने यह भी साफ कर दिया कि वो जो भी ऐलान कर रहे हैं वो सभी सरकार बनते ही 20 महीने के अंदर पूरे भी किए जाएंगे। तेजस्वी ने बिहार चुनाव के लिए ऐतिहासिक घोषणा की है। अब महागठबंधन की एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने वाली है, और उससे पहले सीट बंटवारे को लेकर अपनी रणनीति को अंतिम धार देने के लिए कांग्रेस और आरजेडी की अहम बैठक हुई। बैठक में तेजस्वी यादव, अशोक गहलोत और कृष्णा अल्लावरू मौजूद रहे। माना जा रहा है कि इस बैठक के बाद महागठबंधन चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हो गया है। तो क्या कुछ हुआ इस बैठक में, जानेंगे इस रिपोर्ट में। बिहार चुनाव में सीट बंटवारे को लेकर महागठबंधन में चल रही खींचतान को खत्म करने के लिए कांग्रेस और आरजेडी की बैठक हुई। बैठक में वरिष्ठ नेता और पर्यवेक्षक अशोक गहलोत ने मोर्चा संभाला। उन्होंने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव से मुलाकात कर सीट बंटवारे पर चर्चा की, जिसके बाद महागठबंधन के एकजुट होकर चुनाव लड़ने का रास्ता साफ हो गया है। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव और तेजस्वी यादव से मुलाकात के बाद गहलोत ने स्पष्ट किया कि कल यानी 23 अक्टूबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस है, सारा भ्रम दूर हो जाएगा। महागठबंधन एकजुट होकर मैदान में उतर रहा है। 243 सीटों में से 5 से 10 सीटों पर लोकल मुद्दे भी होते हैं, वहां फ्रेंडली फाइट हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। तेजस्वी यादव ने भी साफ कर दिया है कि महागठबंधन पूरी तरह से एकजुट है और गठबंधन के नेता एक साथ आकर हर सवाल का जवाब देंगे।
दरअसल नरकटियागंज, कहलगांव और सिकंदरा जैसी कुछ सीटों पर आरजेडी और कांग्रेस दोनों के उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल कर दिया है, लेकिन अब माना जा रहा है कि आपसी सहमति के बाद कोई एक उम्मीदवार अपना नाम वापस ले लेगा। इस बैठक में कांग्रेस के बिहार एआईसीसी प्रभारी कृष्णा अल्लावरू भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि बैठक में आगे की रणनीतियों और सरकार बनने के बाद राज्य के लिए काम करने के तरीकों पर भी चर्चा हुई। उन्होंने एनडीए से पिछले 5 सालों का हिसाब देने की मांग की और जोर देकर कहा कि महागठबंधन एनडीए के खिलाफ मजबूती से चुनाव लड़ेगा। मीटिंग आपने की है तेजस्वी यादव के साथ, फिर लालू जी के साथ, क्या कुछ बातचीत हुई? बातचीत ये हुई कि आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए और आगे बिहार में सरकार बना के बिहार की जनता के लिए काम कैसे करें, ये बातें हुई। ये 2 बातें हो रही है कि जिसको हम लोग फ्रेंडली फाइट सीट कहते हैं, उस पर आप लोग मुद्दा सुलझा चुके हैं और कल तेजस्वी यादव को हो सकता है ऑफिशियली आप लोग सीएम फेस घोषित कर दें। इसमें कितनी कल की बात कल कर लेंगे, आज की बात आप पूछ लो। आज लास्ट डेट है क्योंकि नामांकन वापस लेने का। क्या फ्रेंडली फाइट वाली सीट पर कोई रास्ता निकल गया है? क्योंकि सारे दारोमदार आप पर हैं। जो भी बातें हुई, आगे कैसे बढ़ना है, रणनीति के तहत आगे बढ़ने का फैसला हुआ है, वो डिटेल्स आपको कल पीसी में बता दें। पीसी तो है, लेकिन चूंकि आप इंचार्ज हैं, आपको दिल्ली से फॉलो करते हैं, हम लोग यात्रा में भी थे, कुछ तो खबर बताइए कि आखिरकार फ्रेंडली फाइट सीट जिस पर एनडीए बार बार चुटकी लेती है, मजा लेती है कि आप लोग बिखराव के कगार पर हैं, वो मुद्दा सुलझा लिया गया। एनडीए को जवाब देना चाहिए कि उन्होंने 5 साल में जनता के लिए क्या काम किया, पहले वो जवाब दें। चुनाव में मुद्दा क्या है? चुनाव में मुद्दा क्या ये है कि जनता के लिए आपने क्या किया। अगर आपने कुछ नहीं किया तो बताएं कि कुछ नहीं किया, हम बताएंगे कि हम क्या करेंगे सरकार में आएंगे। तो मुद्दा हम ये बनाना चाहते हैं, जनता के बारे में बात करना चाहते हैं। इस बैठक के बाद अब माना जा रहा है कि महागठबंधन पूरी ताकत से चुनावी मैदान में उतरने के लिए तैयार है। अब सबकी निगाहें महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर टिकी हुई हैं। महागठबंधन में तस्वीर साफ होती दिखाई दे रही है। सभी दल एकजुट रूप से चुनाव मैदान में उतरने की तैयारी में है, जिससे बीजेपी की चिंता बढ़ी हुई है। आरजेडी का दावा है कि बीजेपी महागठबंधन के खिलाफ साजिश रच रही है। उधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने प्रचार अभियान को धार देने में जुट गए हैं। सिवान में उन्होंने रैली को संबोधित किया। तो क्या है पूरी खबर, देखेंगे इस रिपोर्ट में। बिहार चुनाव को लेकर राज्य में तमाम तरह के घटनाक्रम जारी हैं, जिसे लेकर प्रदेश भर का सियासी पारा इस वक्त चढ़ा हुआ है। इसी सिलसिले में 20 जिलों की 122 सीटों के लिए दाखिल नामांकन पत्रों की जांच के बाद चुनावी तस्वीर में बड़ा बदलाव आया है। चुनाव आयोग के मुताबिक कुल 519 उम्मीदवारों के पर्चे रद्द कर दिए गए हैं, जबकि 1871 प्रत्याशियों के नामांकन पत्र सही पाए गए हैं। नाम वापसी लेने की आखिरी तारीख 23 अक्टूबर की है, जिसके बाद मैदान में बचे उम्मीदवारों की संख्या साफ हो जाएगी। इसी बीच आरजेडी को बड़ा झटका लगा है। मोहनिया विधानसभा क्षेत्र से आरजेडी प्रत्याशी श्वेता सुमन का नामांकन पत्र जरूरी डॉक्यूमेंट्स की कमी के कारण रद्द कर दिया गया। सुमन ने इसे राजनीतिक साजिश बताते हुए एनडीए पर हमला बोला है। सुनिए। ये अन्याय हुआ है। गीता पासी के सेम कैसे वो यूपी की हैं, उनका भी सर्टिफिकेट, उनका भी जाति प्रमाण पत्र लगा हुआ था, लेकिन उनका हो गया, लेकिन मेरा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि भाजपा को और उनके उम्मीदवार को मुझसे डर है, मेरे पार्टी से डर है और राष्ट्रीय जनता दल की सरकार आने से डर है, इसलिए वो अन्याय कर रहा है। अभी सोच लीजिए कि जब व्यक्ति को चुनाव लड़ने नहीं दिया जा रहा है, लोकतंत्र में उसको ये अधिकार नहीं है, तो आप सोचिए कि जब उनकी सरकार आएगी पूरी तरीके से, तो वो क्या करने वाले, बिहार का नाश करने वाले हैं। वहीं दूसरी तरफ सिवान में सीएम नीतीश कुमार ने विरोधी दलों, खासतौर से आरजेडी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने विपक्षी दल पर परिवारवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाते हुए कहा कि उनके शासनकाल में केवल एक परिवार मजबूत हुआ, आम जनता नहीं। चुनाव की तैयारियों का जायजा लेते हुए नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से सरकार की नीतियों को जनता के बीच प्रभावी ढंग से पहुंचाने का आह्वान किया। नामांकन पत्रों की छंटनी और पार्टियों के बीच तीखी बयानबाजी ने बिहार के चुनावी माहौल को गर्मा दिया है। बिहार चुनाव को लेकर राज्य में सियासत गरमाई हुई है, तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दावों को लेकर देश की सियासत में भी खलबली मची हुई है। मोदी सरकार एक बार फिर विपक्ष के निशाने पर आ गई है। कांग्रेस का कहना है कि पीएम मोदी छिपाते हैं, लेकिन उनके मित्र डोनाल्ड ट्रंप सब कुछ उजागर कर देते हैं। तो अब ट्रंप के किस बयान पर घिरी मोदी सरकार, जानेंगे इस रिपोर्ट में। पिछले कई दिनों से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ऐसी नीतियां अपना रहे हैं जो भारत और अमेरिका के संबंधों पर नकारात्मक प्रभाव डाल रही हैं। चाहे वो ट्रंप का बार बार भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर का दावा हो या उनका टैरिफ। एक तरफ भारत ट्रंप की नीतियों की मार झेल रहा है, वहीं दूसरी तरफ पीएम मोदी अपनी ट्रंप के साथ दोस्ती निभाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। ये आरोप लगाए हैं कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने। उन्होंने कहा कि मोदी और ट्रंप के बीच बातचीत जारी है और मोदी ने ट्रंप को आश्वासन दिया है कि भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा। अभी देखिए आज क्या हुआ। आज प्रधानमंत्री ने कहा है कि मेरी बात हुई राष्ट्रपति ट्रंप से
आखिरकार स्वीकारा है ना कि फोन पर बात हुई है। पर राष्ट्रपति ट्रंप ने पिछले 6 दिन में 4 बार वीडियो पर कहा है कि मेरी बात हुई नरेंद्र मोदी जी से, वो मेरे दोस्त हैं, अच्छे दोस्त हैं, और मैंने उनसे जो भारत तेल खरीद रहा है रूस से, उसके बारे में मैंने उनसे बात की और मुझे आश्वासन दिया गया कि भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा। उस पर प्रधानमंत्री अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी। तो जहां प्रधानमंत्री छुपाते हैं वहीं राष्ट्रपति ट्रंप उसका खुलासा करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि दिवाली के मौके पर ट्रंप ने मोदी को बधाई दी। इसकी जानकारी खुद पीएम मोदी ने दी। इसके अलावा क्या बातचीत हुई, इसे लेकर कोई भी जानकारी सामने नहीं आई। वहीं इस मुद्दे पर मोदी को घेरते हुए जयराम रमेश ने साफ कहा है कि जो कुछ मोदी छिपाते हैं उसको उन्हीं के दोस्त ट्रंप आकर उजागर कर देते हैं। उनका कहना है कि इससे पहले भी भारत पाकिस्तान के बीच हुए सीजफायर की जानकारी सबसे पहले अमेरिका से ही मिली थी। अपने बयान में जयराम रमेश ने आगे जोड़ा कि हमें पहले राष्ट्रपति ट्रंप से ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी मिली और अब हमें राष्ट्रपति ट्रंप से रूसी तेल के बारे में भी जानकारी मिल रही है। प्रधानमंत्री मोदी क्या छिपा रहे हैं, उन पर कौन सा दबाव है, उन्हें किस बात का डर है। हाउडी मोदी नमस्ते ट्रंप पूरी तरह से खराब हो गया है। यह स्पष्ट है कि दोस्त दोस्त ना रहा। कांग्रेस के इस हमले से पीएम मोदी एक बार फिर बुरी तरह घिर गए हैं। अब इस पर पीएम की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती है या प्रतिक्रिया आती भी है या नहीं, ये देखना होगा। ट्रंप के बयानों ने पीएम मोदी को मुश्किल में डाल दिया है, तो सवाल चीन को लेकर भी उठ रहे हैं और इस बार ये सवाल विपक्ष ने नहीं बल्कि बीजेपी के ही नेता ने उठाए हैं। बीजेपी के सीनियर नेता और पूर्व सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने चीन के मुद्दे पर पीएम मोदी और उनकी सरकार पर लोगों से झूठ बोलने का आरोप लगाया है, जिससे बीजेपी बुरी तरह घिर गई है। तो क्यों अपनी ही सरकार पर भड़के बीजेपी नेता, देखिए इस रिपोर्ट में। बीजेपी के सीनियर नेता और पूर्व सांसद सुब्रमण्यम स्वामी अक्सर ही मोदी सरकार की नीतियों पर, उसके फैसलों पर हमलावर रहते हैं। अब एक बार फिर उन्होंने चीन की तरफ से भारतीय क्षेत्र पर कथित कब्जे को लेकर प्रधानमंत्री मोदी और केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। स्वामी ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में आरोप लगाया कि 2020-22 के दौरान चीन ने भारत के अविवादित क्षेत्र पर कब्जा किया, लेकिन पीएम मोदी ने कोई नहीं आया कहकर देश की जनता से झूठ बोला। स्वामी ने लिखा, 2020-22 में चीन ने हमारी निर्विवादित यानी अनडिस्प्यूटेड जमीन पर कब्जा कर लिया, लेकिन मोदी ने भारत की जनता से झूठ कहा कि कोई नहीं आया। आज तक मोदी सरकार ने मेरे संसद और अदालत में पूछे गए सवालों के बावजूद हमारे 2019 के स्थापित नक्शे यानी एस्टैब्लिश्ड मैप्स प्रकाशित नहीं किए हैं। स्वामी ने आरोप लगाया कि सरकार चीन की घुसपैठ की सच्चाई छिपा रही है। स्वामी लंबे वक्त से पूर्वी लद्दाख में भारतीय क्षेत्र के कथित नुकसान और इस पर सरकार की चुप्पी को लेकर मुखर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले भी उन्होंने कोई नहीं आया वाली बात पर एक पोस्ट किया था और अब उनका एक और पोस्ट सामने आया है। स्वामी का कहना है कि अगर पीएम मोदी मजबूरी के कारण देश की अखंडता की रक्षा नहीं कर सकते तो फिर उन्हें अपने पद से हट जाना चाहिए। स्वामी का ये आरोप सरकार की चीन को लेकर नीति पर सवाल खड़े करता है। विपक्ष तो वैसे भी इन मुद्दों को लेकर सरकार पर हमलावर रहता ही है, लेकिन अब सरकार के लिए अपने ही सीनियर नेता के इन हमलों का जवाब देना एक बड़ी चुनौती बन गया है। चीन को लेकर मोदी सरकार सवालों से घिर गई है, तो सवाल लोकपाल की कार्यशैली पर भी उठ रहे हैं। लोकपाल के एक फैसले पर विवाद छिड़ गया है। लोकपाल कार्यालय की तरफ से विज्ञापन जारी कर 7 BMW कार खरीदने का टेंडर निकाला गया, जिस पर तमाम राजनीतिक दलों की तरफ से प्रतिक्रिया सामने आई है। यहां तक कि नीति आयोग के पूर्व CEO भी भड़क गए। लोकपाल से इस फैसले को ही रद्द करने की मांग उठ रही है। तो क्यों विवादों से घिरा लोकपाल का ये फैसला, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। 2011 में अन्ना हजारे के आंदोलन के बाद आखिरकार देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ लोकपाल की स्थापना हुई, लेकिन आज वही लोकपाल सवालों से घिर गया है, क्योंकि भारत के लोकपाल कार्यालय ने 7 हाई एंड BMW 330 लीलॉन्ग व्हीकल बेस लग्जरी कारें खरीदने का फैसला किया है, जिसके लिए टेंडर भी जारी किया गया है। टेंडर को लेकर लोकपाल की तरफ से जारी किए गए विज्ञापन के मुताबिक हर कार की कीमत 70 लाख रुपए से ज्यादा है और कुल 7 कारों की लागत 5 करोड़ रुपए से ज्यादा होने की उम्मीद है। अब इस योजना पर पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट के जज साधारण सेडान कारों का इस्तेमाल करते हैं तो लोकपाल के अध्यक्ष और 6 सदस्यों को BMW जैसी महंगी कारों की क्या जरूरत है। इन कारों को खरीदने के लिए जनता का पैसा क्यों खर्च किया जाए। वहीं सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील और राज्यसभा सांसद अभिषेक मनु सिंघवी ने भी लोकपाल के इस फैसले पर हैरानी जताई। उन्होंने ट्वीट किया कि भ्रष्टाचार विरोधी इस संस्था को अब अपने सदस्यों के लिए BMW कारें खरीदते देखना दुखद है। ये ईमानदारी के रखवाले कम, विलासिता के पीछे भागने वाले ज्यादा लगते हैं।
कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने तो लोकपाल को शौकपाल ही बता दिया। तो वहीं नीति आयोग के पूर्व सीईओ अमिताभ कांत ने भी लोकपाल कार्यालय के इस फैसले की निंदा की है और इसे रद्द करने की मांग की। उन्होंने मेक इन इंडिया का जिक्र करते हुए सलाह भी दी कि इससे बेहतर वो भारत में बनी इलेक्ट्रिक कार ही खरीद ले। लोकपाल के इस एक फैसले ने उसकी पूरी कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। लोकपाल पर विपक्ष भड़का हुआ है तो नाराजगी सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी को लेकर भी देखी जा रही है। लद्दाख के लोगों की मांग को लेकर लेह अपेक्स बॉडी यानी LAB और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी KDA की केंद्र सरकार के साथ बहुप्रतीक्षित बैठक हुई, जिसमें सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी का मुद्दा भी उठाया गया। तो क्या कुछ हुआ इस बैठक में? क्या वांगचुक की होगी रिहाई? देखते हैं इस रिपोर्ट में। लद्दाख को लेकर गृह मंत्रालय में बैठक हुई, जिसमें लेह अपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के प्रतिनिधि शामिल थे। लद्दाख के सांसद हाजी हनीफा जान दोनों संगठनों की तरफ से पैरवी करने वाले जनप्रतिनिधि के तौर पर इस बैठक में शामिल हुए। मीटिंग के बाद हाजी हनीफा ने कहा कि स्टेटहुड और छठी सूची में शामिल किए जाने पर बातचीत हुई। सोनम वांगचुक समेत अन्य गिरफ्तार लोगों की रिहाई को लेकर भी इस बैठक में चर्चा हुई। बता दें कि पिछले महीने भड़की हिंसा के बाद LAB और KDA की केंद्र सरकार के साथ ये पहली बैठक थी, जिसे लद्दाख के लिए निर्णायक माना जा रहा है। बता दें कि इससे पहले 6 अक्टूबर को गृह मंत्रालय में हुई बैठक में इन संगठनों ने हिस्सा नहीं लिया था। तो वहीं अब इस बैठक के बाद कहा जा रहा है कि अगली बैठक जल्द ही होगी। जैसे कि आप जानते हैं कि लद्दाख को राज्य का दर्जा और छठी अनुसूची का दर्जा देने की मांग को लेकर हुई हिंसा के बाद सोनम वांगचुक को 26 सितंबर को NSA के तहत हिरासत में लिया गया था, जिसके बाद उनकी रिहाई की मांग को लेकर सियासत में घमासान देखने को मिला। साथ ही वांगचुक की पत्नी गीतांजलि अंगमो ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया, लेकिन कोई सफलता हाथ नहीं लगी। वांगचुक फिलहाल राजस्थान की जोधपुर सेंट्रल जेल में बंद है। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। एक बार फिर से PM मोदी और प्रेसिडेंट ट्रंप के बीच में फोन पर बातचीत हुई। PM मोदी की तरफ से बताया गया कि उन्होंने PM मोदी को दिवाली की बधाई दी। उसके अलावा और कुछ खुलासा नहीं किया गया, लेकिन ट्रंप बार बार थोड़े दिन बाद में इस बात का खुलासा कर देते हैं कि उनसे और मोदी जी से क्या क्या बातें हुई हैं। लेकिन इस बार रूस के बारे में, रूस के तेल लेने के बारे में क्या बात हुई, इसका खुलासा यहाँ से तो नहीं हुआ है। लेकिन ट्रंप बार बार इस बात को कहते रहे हैं कि मेरे मित्र नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वो अब रूस से तेल नहीं खरीदेंगे। तो इस बार भी लगता है कि हेडलाइंस तो PM मोदी ने दे दी है। अब बाकी के विस्तार से समाचार के लिए हमको ट्रंप के ही बयानों का इंतजार करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।